तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा आशंका थी कि सीएए को लेकर जब सवाल पूछे जाएंगे, क्या भारत के लिए परिस्थिति ऑकवर्ड जैसी तो नहीं हो जाएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं हो जाएगी जो अप्रिय लगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हर उस सवाल को जो सीएए के बारे में उनसे पूछा गया, बड़ी साफ गोई से जवाब देते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों का, अपने संबंधों का, नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का ख्याल करते हुए जवाब दिया और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया के कई और मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धारा 370 के मामले पर भी बात की और रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद खत्म करना, इस पर भी बात की और पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करना होगा, इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात दोहराई। तमाम तरह के सवाल डोनाल्ड ट्रंप से करीब 42 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए, जिनके जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सीधे सपाट लहजे में दिए हैं। आशुतोष, पहली प्रतिक्रिया आपकी डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, यह बिल्कुल साफ नजर आता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का जिक्र करते हैं तो कुछ एडजेक्टिव के साथ करते हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं और चीजों को संभाल के रखते हैं। तो ये एक तो बड़ी बात। दूसरी बात यह कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि धारा 370 पे कोई हेडलाइन दे देंगे या फिर मीडिएशन के बारे में बातचीत करेंगे या 370 दे देंगे, उनको आज जरूर निराशा हुई होगी और उसको उन्होंने बहुत कायदे से, बड़े करीने से, एक तरीके से साफगोई से इस मसले का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल साफ है। लेकिन कुछ सवाल हैं, मुझे लगता है कि आज उन सवालों पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि वो जो डर आशंका थी वो निर्मूल साबित हुई है। एक बार फिर से सुनवाते हैं। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से क्या कहा है, वो सुनने के बाद आपसे कमेंट लेते हैं। वीबी सोनी साहब। Yeah, no, I agree, but you also have other countries that can do this. You know, the United States is 8,000 miles away, and they're all saying, could you do it? Yeah, we could do it. We've been doing it for a long time, but I've been doing it much better than anyone else has done it. I mean, what we've done in the last couple of years has been incredible. We have 100% of the caliphate. Remember, we had 99% that say, good, we're leaving, and I was hit with people couldn't believe it. They said, do 100, so we did 100. I did 100 with some great generals that knew exactly what they were doing. They were unbelievable. We took 100% of the caliphate. And we have thousands of prisoners right now locked up. And these are ISIS fighters and killed thousands. Not that I want to do that. I don't want to do that. But that's what we had to do. And when I came in, ISIS was all over the place. It was totally out of control. Please. Thank you. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया। पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपना स्टांस दोहराया। सोनी साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें इसके पहले के जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ खासतौर पर इन दो संदर्भों में करते रहे हैं, उनसे ज्यादा विश्वास लायक लगती हैं? नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राष्ट्रपति ने बहुत ही सवालों को उनको हेड ऑन लिया है, उनका जवाब दिया है। खासकर जब आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में कितना इफेक्ट हो रहा है, उसका किस प्रकार से गड़बड़ हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बिकॉज हालांकि उनका और हमारा जो प्रॉब्लम एरियाज है उनका मिडिल ईस्ट में है ज़्यादा और हमारा हमारे नेबरहुड के अंदर है। तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और हम आपके साथ हाथ मिला के काम करेंगे ताकि वो जो टेररिज्म को जितना ख़त्म कर सकें करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बहुत अच्छे हैं और वो हमारी जितनी मदद कर सकता है वो कर रहा है। उसके पास मुश्किलात हैं, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन वो तैयार है। मेरे विचार में एक स्टेप आगे ही बढ़ा है। चलिए एक बार सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अंजना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी जहां डोनाल्ड ट्रंप सीधे इन सवालों से रूबरू हो रहे थे। और अंजना, हल्ला बोल का समय होता है 6 बजे और डोनाल्ड ट्रंप पिछले पौन घंटे से हल्ला बोल ही झेल रहे थे। लगातार पत्रकारों ने सवालों से हल्ला बोल रखा था उन पर, लेकिन कहीं पर भी
जरा सा भी जैसा अमेरिका में हो जाता है, कई बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज हो जाते हैं, बिदक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर सवाल का सीधा जवाब दिया उन्होंने। बिल्कुल हर सवाल का सीधा जवाब दिया, लेकिन रोहित एक सवाल जो बहुत ज़रूरी था उनसे पूछा जाना, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि यही वो सवाल है जो हिंदुस्तान के नज़रिए से एक शक पैदा करता है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, रेडिकल इस्लामिक टेरर के खिलाफ हम दोनों मुल्क एक साथ हैं। ठीक है, आपने ये तो कह दिया, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के नज़रिए से देखिए तो इस रेडिकल इस्लामिक टेरर का एपी सेंटर क्या है? पाकिस्तान। और अगर वो पाकिस्तान है तो आप बगदादी को मारने पर बार बार अपना सीना ठोकते हैं, आप उसामा बिन लादेन को मारने पर बार बार सीना ठोकते हैं, लेकिन यूएस द्वारा ही डेजिग्नेटेड मसूद अजहर और साथ ही हाफिज सईद अगर पाकिस्तान के लिए वो महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको वो बचा कर रखता है, तो आप क्या बड़ा वादा कर रहे हैं पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आपकी बात पर यकीन करे और इसी के साथ आगे। लेकिन जैसा आपने पूछा रोहित, एक वो लम्हा था जब एक पर्टिकुलर चैनल को लेकर उनकी जो दुश्मनी है वो एक बार फिर से सामने आई, क्योंकि उन्होंने जब एक बार फिर उस चैनल के झूठ वाले मुद्दे को उठाया तो उस चैनल ने सीधा उन पर आरोप लगाया, कहा कि सच दिखाने में हमारा रिकॉर्ड आपसे तो बेहतर है राष्ट्रपति साहब। जो कॉरेस्पॉन्डेंट यहां पर मौजूद था उस चैनल का, उसने सीधे राष्ट्रपति से यह कहा कि सच दिखाने और बताने में हमारा रिकॉर्ड आपसे बेहतर है। और उसके बाद भी राष्ट्रपति ने उस पर कुछ कहा और फिर उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया कि हम अपने स्टैंड पर बिल्कुल सही है। तो ये एक हल्की सी नोक झोंक और वो नज़ारा तो दिख गया था, लेकिन उन्होंने हर सवाल का बिल्कुल जवाब दिया। और ये एक तरह से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि जितने भी सवाल इंडियन मीडिया के कुछ लोगों को उन्होंने चुने वो सभी बिजनेस जगत के थे और उन्होंने ज्यादातर सवाल बिजनेस जगत पर ही पूछा, क्योंकि जो सवाल हिंदुस्तान के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अंजना, वापस आएंगे आपके पास। दिल्ली पुलिस भी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चल रहे हैं। कल कुछ कॉल्स आई थी और कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे और इस पे हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसी हिसाब से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट की हुई थी। वहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स और उनके जो एंटी थे ग्रुप्स, उनमें कई जगह पे क्लैश हुई और वहाँ हमने फोर्स भेज के सिचुएशन को कंट्रोल किया। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है, लेकिन कई जगह पे जो स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इसी तरह हमारे 56 पुलिस पर्सनल्स को चोटें आई। अनफॉर्चुनेटली हमने एक साथी अपना हेड कांस्टेबल रतन लाल, जैसे आप सब जानते हैं, उसको खो दिया। इसके अलावा 2 IPS ऑफिसर्स हैं, उनको चोट आई। DCP शादरा को भी हेड इंजरी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और बाकी 56 पुलिस पर्सनल्स को चोट है। और इसके साथ साथ 156 इसके अलावा 130 जो पब्लिक पर्सनल्स हैं उनको चोट है, उनको भी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशेंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशेंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा MHA से जो एडिशनल फोर्स भी हमें मिली है उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और जो मेन इसका कारण रहा है वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है और कुछ जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे जब तक पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया उससे पहले कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ इंसिडेंट्स किए, लेकिन पुलिस उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। कल भी रिस्पॉन्ड किया और आज भी उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है, हमारे पास पैरामिलिट्री में CRPF है, RAF है, SSB है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें जो मिली हैं उसको डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया हुआ है
जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं जैसे क्राइम ब्रांच और बाकी यूनिट्स हैं दिल्ली पुलिस की, वहाँ से भी मैक्सिमम रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर, स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर्स सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। ग्राउंड पे तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है और तमाम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें और सहयोग करें। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, आप र्यूमर्स पे ना जाएं। 144 के बावजूद भी कुछ जगह पे कुछ एरियाज पे आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड करके उस पर एक्शन लिया है। लेकिन मैं तमाम दिल्ली वासियों से, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और आज भी जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम टैकल भी कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी तमाम हमारे मिसक्रिएंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 FIR दर्ज की है, कुछ हमने डिटेन भी किया है और भी ज़्यादा हम अब डिटेन करेंगे। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियां हैं वहाँ कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प ले रहे हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है, काफी लोगों ने छतों से पत्थरबाजी की है, अपने घर की छत से की है, उस पर भी हमने नजर रखी हुई है। CCTV से हम इनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट किया हुआ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और इसी तरह हम इसको चेक रखेंगे। सर, आपसे एक सवाल है सर कि 2 दिन पहले कपिल मिश्रा का जो भाषण दिया गया था उसके बाद से जो स्थिति बदली है, अभी आपने कहा 11 FIR दर्ज हुई, क्या इस मामले में FIR दर्ज पुलिस करेगी? ये तमाम जो है अंडर इन्वेस्टिगेशंस है। जो FIR दर्ज हुई है, अभी जैसे आपको पता है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी कल से थी वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में थी, जो हमने कंट्रोल कर ली है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज भी कुछ 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया है और इसके बाद हम जितने भी FIR दर्ज की है उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका जो मेन अगर कोई भी कॉन्स्पिरेटर वगैरह होगा उस पर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अभी तक इसमें अनफॉर्चुनेटली जो 9 सिविलियंस हैं हुई है और बाकी जो इंजर्ड है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैंने जैसे आपको बताया अनफॉर्चुनेटली हमने भी एक अपना साथी खो दिया। सर, जो कल अटैक हुआ था ACP गोकुलपुरी पे जिसमें रतनलाल की डेथ हुई, तो क्या उनसे उनका जो वेपन है वो भी छीना गया वहाँ पे? नहीं, वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस पर हमें काफी क्लूज मिले हैं, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, उस पर एक्शन ले रहे हैं। वो हम जैसे हम रिकवर हो गया, जैसे हम आगे चलेंगे इन्वेस्टिगेशन आपसे और शेयर करेंगे। थैंक यू। सोशल मीडिया पे जो कुछ लोगों की मौत की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने कर दी है। दिल्ली की हिंसा में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, 56 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस मामले में 11 FIR दर्ज की गई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपील की है लोगों से शांति बनाए रखें, कानून अपने हाथ में ना लें। दिल्ली पुलिस ने कहा जितने भी हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर पर्याप्त फोर्स अब उनके पास मौजूद है। फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस इन इलाकों में कर रही है और अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल हालांकि हिंसा पर काबू पा लिया गया है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने छतों पर से पथराव भी किया, लेकिन अभी तक पुलिस की कोशिश हालात पर काबू पाने की थी। अब जो 11 FIR दर्ज की गई हैं उन पर कार्रवाई के बारे में आगे सोचा जाएगा। फिलहाल तक का जो आंकड़ा है 10 लोगों की मौत का, यह दिल्ली पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि 10 लोग मारे गए हैं और 200 लोग के आसपास कम से कम इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। 1 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है, 2 पुलिस अधिकारी वरिष्ठ अस्पताल में भर्ती हैं और 56 पुलिस वाले कम से कम इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं दिल्ली पुलिस ने विस्तार से जो जानकारी दिल्ली में पिछले 2 दिन से हो रही हिंसा के बारे में दी है।
अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है और तमाम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें और सहयोग करें। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, आप र्यूमर्स पे ना जाएं। 144 के बावजूद भी कुछ एरियाज पे आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड करके उस पर एक्शन लिया है। लेकिन मैं तमाम दिल्ली वासियों से, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो भी हमारे भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लें और आज भी जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको हम टैकल भी कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी तमाम हमारे मिसक्रिएंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 FIR दर्ज की है, कुछ हमने डिटेन भी किया है और भी ज़्यादा हम अब डिटेन करेंगे। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियां हैं वहाँ कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प ले रहे हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है, काफी लोगों ने छतों से पत्थरबाजी की है, अपने घर की छत से की है, उस पर भी हमने नजर रखी हुई है। CCTV से हम इनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट किया हुआ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है। और तो हिंसा में 56 पुलिस वालों को चोट लगी है, 130 आम लोग इस हिंसा में जख्मी हुए हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अभी तक की तस्वीर है दिल्ली हिंसा के बाद। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि छतों पर से भी पथराव किया गया। 11 FIR इस मामले में दर्ज की गई हैं। इलाका तंग गलियों वाला है, इस वजह से वहां पर एक्शन में दिक्कत हो रही है। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशुतोष हमारे साथ यहां मौजूद हैं पहले से, सुशांत सरीन हमारे साथ हैं और हमारे साथ यहां VB सोनी और GD बख्शी साहब भी आ गए हैं। सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन शाहनवाज, मेरा पहला सवाल आपसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। आप ही की पार्टी के कई नेता ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 2 दिन पहले तक हमें ट्रंप के आने का इंतजार था, लेकिन अब ट्रंप के जाने का इंतजार है कि वो जाएं और दिल्ली पुलिस को छूट मिले बड़ी कार्रवाई करने की। क्या कोई बड़ी तैयारी हो रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर है और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो सक्षम हैं सारे फैसला लेने में। मैं हूं या मेरी पार्टी का कोई नेता उनको सुझाव जरूर दे सकते हैं आम नागरिक के तहत, लेकिन कोई भी ऐसी बात किसी को भी, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या किसी और पार्टी का हो या आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो गृह मंत्री जी ने आज कहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया, LG साहब को भी बुलाया और शांति की हम अपील करते हैं। आज तक के माध्यम से जहां ये बात जा रही हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम जिम्मेदारी से कहते हैं किसी अफवाह के शिकार न हो, किसी व्हाट्सएप के से जो एक दूसरे को मैसेज भेजे जा रहे हैं वो उसके शिकार न हो। शांति रखिए। दिल्ली पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, दिल्ली पुलिस आपकी दोस्त है और आपकी हिफाजत के लिए आई है। उस पर भी पथराव करने की किसी को जरूरत नहीं है। दिल्ली में कानून का राज स्थापित हम कर रहे हैं। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत या भड़काने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शाहनवाज जी, आदमी व्हाट्सएप नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, चलिए मान लिया, लेकिन आपके उन नेताओं को तो देखेगा जो गलियों में जाके भाषण दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जरा 2 दिन रुक जाओ फिर बताते हैं तुमको। नहीं, देखिए रोहित जी, आप जानते हैं कि हमारे गृह मंत्री सक्षम हैं, किसी
को न बताने देंगे न किसी को कानून को हाथ में लेने देंगे। वो साफ तौर पर आज बैठक हुई है और अमन की मैं अपील करता हूं, शांति की अपील करता हूं। इस पर बहुत सियासत करने की जरूरत नहीं है और किसी को भी भड़काऊ बयानबाजी करने की भी जरूरत नहीं। शाहनवाज जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं आपसे बड़े सीधे सीधे साफ तौर पे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री बड़े सक्षम गृह मंत्री हैं। सर, 56 पुलिस वाले अस्पताल में पड़े हैं, 130 सामान्य नागरिक अस्पताल में पड़े हैं, 9 सामान्य लोगों की मौत हो चुकी है जो इस देश की राजधानी के नागरिक थे, 1 पुलिस वाले की मौत हो चुकी है। आप अब भी कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री बड़े सक्षम गृह मंत्री हैं। देखिए, जिस तरह की साजिश हुई इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे? जो हमारा विदेशी मेहमान यहां आया हुआ है और इस देश को बदनाम करने के लिए, इस दिल्ली को बदनाम करने के लिए जो लोग भी इस साजिश के पीछे होंगे उनको भी ढूंढ निकालेंगे। क्या साजिश हुई है, क्यों इस तरह का हंगामा हुआ है, वो कोई भी उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हमने इतने दिन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हंगामा हो रहा था, हमने तब भी संयम से काम लिया। जहां पर भी दिल्ली में कहीं भी धरने हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उस धरने की हिफाजत की है और यह मामला सब जुडिस हुआ, यह मामला कोर्ट में पहुंचा। हम लोगों ने अपील की, कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है, लेकिन इसको लेकर भड़काया गया। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का हरकत हुई है, जिस तरह हिंसा हुई है, आपने इतने दिन से कोई हिंसा देखी है? हमने तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल भी जो हिंसा हुई है, आज पूरी सख्ती से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के जरूर हमारे एक जवान शहीद हुआ, कई लोग उसके अंदर मारे गए हैं और आइंदा इसमें किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितना सक्षम बल प्रयोग हो सकता है उतना बल प्रयोग हो रहा है और पूरी सरकार उसके लिए चिंतित है। इसलिए इस पर सियासत से उठकर गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री और एलजी साहब को, पार्टी के नेताओं को बुलाकर कहा है कि सबको शांति की अपील करनी चाहिए। और आपका चैनल आज तक दिल्ली में सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए मैं विनम्र होकर सबसे अपील करता हूं कि आप किसी की अफवाह का शिकार न हो और अमन रखिए, शांति रखिए। ये हमारी दिल्ली प्यारी दिल्ली है, इसको बदनाम करने की इजाजत किसी को मत दीजिए। शाहनवाज जी, आप जो बातें कह रहे हैं, हम तो 2 दिन से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहे हैं फॉरवर्ड होकर, उन पर ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया पर जिस तरीके के वीडियो आपको आधे अधूरे काट पीट कर दिखाए जा रहे हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन हम तो यही कर सकते हैं ना सर, सड़क पे जो हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आप ये भी चाहते हैं कि हम मान लें कि गृह मंत्री आपके सक्षम है बहुत, देश के गृह मंत्री। लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 10 लोग फिर कैसे मर गए, 56 पुलिस वालों को चोट कैसे लग गई, 130 आम आदमी अस्पताल में क्यों पड़े, आप फिर उसमें लंबी लंबी बातें करने लगते हैं सर। जी देखिए ये लंबी बातें नहीं कर रहे हैं हम, तो आपके इस डिबेट का उपयोग कर रहे हैं अमन के लिए, शांति के लिए, भड़कावे के लिए नहीं कह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिससे हिंसा भड़के। हम तो ये अपील कर रहे हैं, जो अपील गृह मंत्री जी ने अमन की, शांति की है, कि आप यकीन रखिए दिल्ली पुलिस पर, अपनी सरकार पर, आप आपस में मिलकर रहिए, सौहार्द बनाए रखिए। और जो ये घटना हुई है इसकी पूरी जांच होगी। जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा, FIR 11 से ज्यादा दर्ज हुए हैं, बुलाई गई, इसमें शामिल हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, दिल्ली का मुख्यमंत्री जाकर राजघाट पर उस पर कार्रवाई होगी। जो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए थी मौजपुर में जाकर, जहां पर खून बहाया जा रहा था, वो राजघाट पर जाकर बैठ गए। और सब ये चाहते हैं कि हमको क्रेडिट दिया जाए कि देखो साहब, हम तो शांति की अपील कर रहे हैं, हम ही शांति के सबसे बड़े मसीहा हैं। अच्छा। आशुतोष, नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो कह सकता है कि दूध का धुला हुआ है। इस हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई है और ऐसे समय में हिंसा हुई है जब हिंदुस्तान की पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति यहां आता है और उसको यह सुनने को अगर मिले और हिंदुस्तान की सरकार के माथे पे यह लगे कि उनकी यात्रा के दौरान 10 लोगों की जान चली गई, तो स्पष्ट तौर पे कहना है इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल का हाथ है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, अगर कोई राजनीतिक नेता का हाथ तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, अगर वहां शाहीन बाग पर बैठे हुए लोगों ने अगर षड्यंत्र रचा तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, अगर पुलिस कमिश्नर अगर काम नहीं कर पाए तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर देश के गृह मंत्री अगर हिंसा को रोकने में नाकाम है तो उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह 10 लोगों की मौत का सवाल नहीं है, यह सवाल इस बात का है कि खुलेआम 36 घंटे तक हिंसा होती रहे और हम सब चुपचाप बैठे देखते रहे, बेबस होते रहे। कल रात को 2 बजे तक
मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं उस इलाके में, मतलब ऐसा माहौल लग रहा था जैसे कि क्या हो गया इस देश के अंदर। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं, बड़े सक्षम। शाहनवाज भाई आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के दूसरे प्रवक्ता चैनलों पर आकर लोगों को भड़काते हैं, आप उनको संदेश क्यों नहीं देते हैं? आपके पार्टी के लोग लगातार अनुराग ठाकुर से लेकर एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, आज तक पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, अगर मेरा साफ कहना है कि अगर शाहीन बाग पर अब अनुराग ठाकुर ने कोई ऐसा बयान अभी नहीं दिया, बैठे हुए हैं तो उनको फौरन हटाया वहां से। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो यहां पर जब रोहित सरदाना जी ने एक बात कही कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अमित शाह जी ने बुलाया, अच्छे से बातचीत की, तो उनको जाना चाहिए मौजपुर के इलाके में, उनको जाना चाहिए। आप वोट तो पूरा ले लेते हैं, शाहीन बाग में आपको 71,000 वोट से लीड हो जाती है, वो सब इलाके में आप जनता का विश्वास आपने हासिल किया, आपको वोट मिल जाता है। आप वहां जाते समझाने के लिए, आप दिल्ली के राजघाट पर जाकर धरना नहीं दे, घाट पर जाकर नहीं बैठना चाहिए। आशुतोष जी इसकी भी निंदा करनी चाहिए। सुशांत सरीन से आपको कहना चाहिए आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं और डीडी बख्शी से भी एक कमेंट लेना जरूरी है। मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको जाकर राजघाट पर क्यों बैठना चाहिए था? हम लोग भी अपील करते हैं, वहां क्यों जाना चाहिए? एक सेकंड सर, एक बयान आता है पहले, वहां धरना क्यों देना चाहिए? एक सेकंड, अगर वहां क्यों नहीं जाना चाहिए जहां पर हिंसा हो रही है? आप जनता का वोट ले लेंगे और जाने के लिए आप कहेंगे दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, उठाई दिया ना, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ठीक है, एक सेकंड सुशांत सरीन, एक बयान पहले आता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, नहीं, वो लगातार सुर्खियां बटोरता है, वो आदमी कह देता है कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा जिसने बयान दिया। उसके बाद लगातार एक पैरोकारी करने वाली पूरी फौज खड़ी हो जाती है जो कहती है कि 2.5 महीने से जो चल रहा है वो देश की आजादी का दूसरा आंदोलन है। उसको आप तौहीन बाग कह के उसका अपमान करते हैं जब आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वही चीज जब जाफराबाद पर होने लगती है और कपिल मिश्रा नहीं कराते हैं तो कपिल मिश्रा जिम्मेदार हो जाता है। तो क्या कपिल मिश्रा के नाम से उस सारे पूरे घटनाक्रम को कवर अप नहीं किया जा रहा जो पिछले 3 महीने से हो रहा था, बुना जा रहा था? देखिए रोहित, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और यही मेरी प्रॉब्लम, आशुतोष बाकी सारी बात ठीक कर रहे हैं लेकिन वो एक पक्ष की बात करते हैं और यही इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि एक पूरी बात नहीं करते। आप जो वो भड़काऊ भाषण, देखिए मैं कोई कपिल मिश्रा का फैन नहीं हूं, लेकिन कपिल मिश्रा ने जो कहा वो ये कहा कि यार एक दिल्ली के एक कोने में आपने सड़कें बंद करके रखी हुई हैं, लोगों की जीवन अजीरन कर दिया है। अब आप यही चीज आप याद रखिए, वो जो बंदा था शर्जील इमाम, उसने यही बोला था ना कि दिल्ली की हर सड़क को हम बंद कर देंगे, फिर देखते हैं आप क्या करते हैं, यही बोला था ना। और असम की सड़क को बंद कर देंगे, असम को काट देंगे भारत से, यही बोला था ना। तो वही जो स्ट्रैटेजी थी वो अब मौजपुर में होनी शुरू हो गई, दिल्ली के और कोनों में होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब कपिल मिश्रा ने क्या कहा कि भैया आप या तो पुलिस अपना जो दायित्व है उसको पूरा करे और इनको खदेड़े यहां से, और अगर वो नहीं करती तो फिर हमको कुछ करना पड़ेगा, यही बोला था। अब इतने आप भड़क गए, लेकिन जब वो वारिस पठान ने जो बयान दिया या बाकी तमाम और लोगों ने लगभग 100 इस तरीके के बयान हैं, तब किसी के कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठा। और कपिल मिश्रा को ऐसे बना दिया कि सारा का सारा जो ये बवाल हुआ है वो कपिल मिश्रा के करके हुआ है। लेकिन मैं एक और चीज कहता हूं और यहां पर मैं आशुतोष के साथ बिल्कुल सहमत हूं। ऑब्वियसली पूरी तरीके से तो आशुतोष के साथ कभी भी नहीं सहमत हो सकता कोई भी, लेकिन इशू ये है सरकार को कदम इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए हैं और हमने देश की छवि को अच्छा रखना है वगैरह वगैरह। सरकार को इसलिए करना चाहिए क्योंकि सरकार का बेसिक धर्म जो है वो ये है कि लोगों की जान और माल की रक्षा की जाए। ये बेसिक रीजन है आप सरकार को चुनते हैं, ठीक है। और अगर सरकार वो पूरा नहीं कर सकती तो वो सरकार निकम्मी सरकार है। ओके, वो सरकार कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि उन्होंने ये हालात इस तरीके से क्यों होने दिए। ओके सरकार, ओके जीडी बख्शी साहब एक सेकंड, शाहनवाज नहीं दे रही है। शाहनवाज जी एक सेकंड, सरकार के दिल्ली पुलिस ने तो एक जवान ने शहादत दे दी इसके लिए, आप कैसे कह सकते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार का एक कांस्टेबल मारा, 56 आपकी अपील हमने सुनी, एक शहादत हो गई। सरकार का एक कांस्टेबल मारा या 56 पुलिस वाले घायल होकर अस्पताल में पड़े, ये बहादुरी थोड़ी
थोड़ी है पुलिस की। नहीं, सरकार का कांस्टेबल मारा गया, वो मैं बिल्कुल मानता हूं, उसकी शहादत हुई, वो भी मैं मानता हूं, वो भी मैं मानता हूं कि उसकी शहादत रहे हुई। थे ना। लेकिन सरकार का काम ये है कि ये हालात को काबू में लेके आए और उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करे। ठीक है, और वो आप नहीं कर पाए। ये 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है वहां पर। ओके, आप जीडी नहीं बख्शी कर पाए हैं। कर रही है सरकार, एक सेकंड सर, आप एक करना सेकंड चाहिए वो कर रही है। एक बार जीडी बख्शी को पूरी चर्चा में लाने क्षमता दीजिए, से कर आप रही लोग है। वेट कर लीजिए थोड़ा सा। दिल्ली एक के सेकंड। मुख्यमंत्री को भी बुला के जीडी बैठक कर रही है। शाहनवाज शांति जी, की दिल्ली अपील के कर- मुख्यमंत्री को बुला के बैठक करने से अगर हालात ठीक होते थे तो संडे को बुला लिया होता उनको, चाय पर बैठ जाते उनके साथ बातें करने के लिए और चले जाते उनके साथ आप भी राजघाट, और फिर कहते कि सब कुछ ठीक करने के लिए देखिए हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। जीडी बख्शी साहब, क्या सरकार पिछले 2.5 दिन से नाकाम रही दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उसको कंट्रोल कर पाने में? देखिए साहब, मैं आपकी तवज्जो एक चीज पे लाना चाहता हूं। जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत में आया है, पाकिस्तान की आईएसआई और जो जिहादी तंजीमें हैं, उन्होंने हर बार एक बड़े टेररिस्ट जो है वारदात का अंजाम दिया था। हर बार ये हमने कोइंसिडेंस देखा। इस बार वो समझ गए हैं कि टेररिज्म से दुनिया तंग आ चुकी है और कोई टेररिस्ट स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान को उल्टे पांव बरेली पर बहुत महंगी पड़ सकती है। इस बार उन्होंने ये जो पत्थरबाजी का दौर जो कि हमने श्रीनगर में देखा था, जम्मू कश्मीर में देखा था, रॉयटिंग का दौर, वो यहां पे उन्होंने बिल्कुल टाइम किया है, बिल्कुल टाइम किया है डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के साथ, जबकि दुनिया का मीडिया का अटेंशन नई दिल्ली की तरफ है, भारतवर्ष की तरफ है। ये सोची समझी साजिश है। लेट्स बी वेरी क्लियर। क्यों नहीं मालूम था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को? सारी तवज्जो वीवीआईपी प्रोटेक्शन की तरफ थी। उन्होंने पूरा फायदा उठाकर ये राइटिंग करी है हमारी राजधानी में। और हमने राजधानी में पिछले कई महीनों से, क्या कई सालों से वामपंथियों को, माओइस्ट को, सेपरेटिस्ट को जेएनयू में हर जगह खुली छूट दे रखी है। जो आप पूरे भारतवर्ष में नहीं कर सकते, जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते, आप दिल्ली में आके करिए। अरे साहब, वी विल हैव टू कंट्रोल द नेशनल कैपिटल। बख्शी साहब, दिस इज एन इंटेलिजेंस फेलियर। नहीं, ये तो पक्का हमको उम्मीद थी कि कोई टेररिस्ट इंसिडेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने यही राइटिंग का पूरा फायदा उठाया है। बख्शी साहब, लेकिन एक बात तो कहिए ना, या तो कहिए कि आईएसआई ने करवा दिया, या कहिए अर्बन नक्सल ने करवा दिया। किसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? या कहिए जेएनयू वालों ने करवा दिया। किसी एक के ऊपर तो ठीकरा फोड़िए ना कि सब मिले हुए हैं जी पीछे। नहीं साहब, देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी मिली भगत है, जिनका पैसा आईएसआई से आता है, इस देश के बाहर से आता है। लेट देयर बी नो डाउट, देश के बाहर से आता है। फंडिंग जो है, कितने करोड़ों रुपए बैंकों से निकाले जा रहे हैं इस प्रकार की भीड़ों को उन्माद फैलाने के लिए, उकसाने के लिए और झड़पें करने के लिए और भारत का नाम धूमिल करने के लिए। ऐसे टाइम पे जबकि पूरे वर्ल्ड मीडिया की अटेंशन दिल्ली की ओर है, हम दिल्ली में रॉयट्स कराएं। ये रॉयट्स अपने आप स्वयंभू रॉयट्स नहीं है साहब, ये कई दिनों से उकसाई जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुशांत सरीन, ये कोई आज कल की बात नहीं है, लेकिन यह है कि इसको ट्रिगर किया गया है। पुलिस की तवज्जो वीवीआईपी प्रोटेक्शन की तरफ थी, उसका पूरा फायदा उठाकर दिल्ली में आग लगाई गई है ताकि तमाशा बने, हिंसात्मक तमाशा बने। अरे साहब, इतनी जाने जा चुकी है, 50 से ज्यादा जाने जा चुकी है यहाँ पे, वो 10 अपनी जाने जा चुकी है, पुलिस वाला मर गया है, 10 लोग मरे हैं, कितने घायल हुए हैं। ये तो पूरी दंगा है, पूरा राइटिंग, पूरी फसाद शुरू हो रही है सर। ये कोई कपिल मिश्रा या किसी मिश्रा ने आके थोड़ी ना शुरू की है, ये तो कई महीनों से पनप रही है। नहीं, आप तो इसको बिल्कुल टाइमिंग के साथ, ट्रंप के साथ कोइंसिडेंस देख रहे हैं। अरे साहब, आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखेंगे बाद में जो उभर कर आता है, ये एक साजिश है। अब आप ही की बातों में विरोधाभास भी तो है ना सर, कि 2 दिन वीआईपी मूवमेंट था, उसका लाभ उठाकर ऐसे हालात पैदा किए गए, और दूसरी तरफ यह बात कि पिछले 2-3 महीनों से सुलग रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी, उसकी साजिश हो रही थी। तो आखिर किसको सच माना जाए? और किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारी किसकी थी इसको रोकने की? दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली पुलिस किसके तहत आती है? गृह मंत्रालय के। क्या गृह मंत्रालय नाकाम रहा
दिल्ली के हालात को काबू करने में, खास तौर पर उस वक्त जबकि पूरी दुनिया की नजर भारत की राजधानी दिल्ली पर थी, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति देश की राजधानी दिल्ली में था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।